नाजरीन, मार्क्स की पहली जिलावतनी पेरिस की जानिब थी। जर्मनी में सेंसरशिप और लिखने पर सख्त पाबंदियां होने के बायस मार्क्स ने पेरिस जाने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले उसने जेनी के साथ शादी की और उसके घर में कुछ वक्त गुजारा। इससे कबल 1838 में मार्क्स के वालिद का इंतकाल हो गया था, जिसके बायस उसकी माली मुश्किलात का आगाज हो चुका था। वो यूनिवर्सिटी में उस्ताद की नौकरी लेकर अपने काम को जारी रखना चाहता था, लेकिन रियासत की पॉलिसियों में तब्दीली और इसमें गलीज सियासत के उनसर के बायस उसने ये इरादा तर्क कर दिया। अखबार के जरिए गुजारा चल सकता था, लेकिन इसे भी बंद कर दिया गया। इसलिए मार्क्स ने अब पेरिस जाकर ही अपने काम को आगे बढ़ाने का फैसला किया। शादी के बाद वो अपनी बीवी के साथ 1844 में पेरिस मुंतकिल हो गया। वहां उसने अपने दोस्त रियुक के साथ मिलकर एक नए अखबार की इशात का फैसला किया। रियुक का ख्याल था कि इस अखबार का दिल फ्रांसीसी होगा, जबकि दिमाग जर्मन, या ये कि इसकी सियासत फ्रांसीसी होगी और मंतक जर्मन। इस अखबार के लिए रियुक ने फ्रांस के अहम लिखारियों से राब्ता किया, जिनमें प्रोधौन, लुई ब्लांक और दीगर शामिल थे, लेकिन उनमें से सिर्फ प्रोधौन को ही जर्मन फलसफे का थोड़ा बहुत अंदाजा था। यह अखबार सिर्फ एक दफा ही शाया हो सका था। मार्क्स ने पेरिस में तकरीबन 1 साल का अरसा गुजारा, जिसके बाद उसे प्रूशियन रियासत के दबाव पर मुल्क बदर कर दिया गया और उसे बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स में रिहाइश इख्तियार करना पड़ी। लेकिन इस दौरान मार्क्स ने फ्रांस की सियासत का करीब से इंतहाई बगौर मुशाहिदा किया। उसने प्रोधौन और दीगर फ्रांसीसी फलसफियों की तसानीफ का तफसील से मुताला किया और इनकलाब फ्रांस की तारीखी अहमियत का असर नौ जायजा लिया। इसके अलावा यहाँ मार्क्स को फ्रांसीसी मादियत पसंदों को भी बगौर पढ़ने का मौका मिला। पेरिस में रहने के बायस मार्क्स को कम्युनिज्म और सोशलिज्म के मुतालिक जारी बहसों को भी जानने का मौका मिला। पेरिस में सोशलिज्म और कम्युनिज्म पर नजरियाती बहसें जोर शोर से जारी थी और मुख्तलिफ रुझानात इनकी अपने अपने अंदाज में तशरीह करने की कोशिश कर रहे थे। इस मौका पर मार्क्स ने फोरियर के ख्याली सोशलिज्म के रुझान पर अपनी तनकीद अपनी तसनीफ मुकद्दस खानदान में शाये करवाई। 1848 में मार्क्स और एंगल्स की तारीखी दस्तावेज कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उस वक्त में यूरोप में मौजूद सोशलिज्म के मुख्तलिफ रुझानात पर बहस करते हुए उनको रद्द किया गया और सोशलिज्म को पहली दफ़ा एक साइंसी अंदाज में उस्तवार किया गया। लेकिन इससे पहले के अरसे में मार्क्स ने उन तमाम रुझानात का बगौर मुताला किया जिसके लिए पेरिस की फ़ज़ा साजगार थी। इस दौरान उसने एडम स्मिथ समेत तमाम बरतानवी मईशतदानों के काम से भी तारुफ हासिल किया। खासकर रिकार्डो की तसानीफ और कद्र के मुतालिक उसकी राय का तनकीदी जायजा लिया। प्रोधौन के गुर्बत का फ़लसफ़ा नामी किताब का जवाब मार्क्स ने उस दौरान फ़लसफ़े की गुर्बत नामी किताब लिख कर दिया। इस तसनीफ में सरमायादाराना मईशत और तारीखी मादियत पर मार्क्स का मौक़िफ़ वाज़े नज़र आता है। इसी दौरान एंगल्स ने अपनी किताब इंग्लिस्तान में मेहनत कश तबके के हालात भी शाये करवाए, जो कि एक इंतहाई अहम तसनीफ है। जबकि 1844 में ही मार्क्स ने मईशत और फ़लसफ़े के अहम मौज़ूआत पर नोट्स लिखे, जो मुसव्वदात के उन्वान से शाये हो चुके हैं। उस वक्त मार्क्स और एंगल्स जर्मन फ़लसफ़े के हवाले से अहम नताइज अख़ज़ कर चुके थे, इसलिए उन्हें एक मरबूत अंदाज में तहरीर में लाने की कोशिश की। इस काम का वलीन मकसद अपने शऊरी सफ़र को बयान करते हुए उन नताइज को वाज़े करना था, ताकि सबसे पहले खुद उनके अपने सामने शक्ल उभर सके। उन्होंने ये भारी भरकम दस्तावेज शाये करवाने के लिए जर्मनी भेजे, जहाँ माली मुश्किलात की वजह से शाये ना हो सकी और नाशिर के पास चूहों की नज़र हो गई। उसका एक हिस्सा ही महफूज रह सका, जो आज जर्मन आइडियोलॉजी के नाम से दस्तयाब है। पेरिस में ही मार्क्स की नौजवान फ्रेडरिक एंगल्स से पहली मुलाकात हुई, जो जिंदगी भर उसका दोस्त, कॉमरेड और उसकी तमाम मुश्किलात का साथी बनकर रहा। मार्क्स की वफ़ात के बाद एंगल्स ने अपना तमाम तर वक्त उसकी नामुकम्मल तसानीफ को मुकम्मल करने में सर्फ कर दिया और उसकी शोरा आफाक किताब दास कैपिटल की दूसरी और तीसरी जिल्द को शाये करवाया। मार्क्स की ज़िंदगी के दौरान भी फ्रेडरिक एंगल्स उसकी हर मुमकिन माली मावनत करता रहा, लेकिन एंगल्स का सबसे अहम किरदार मार्क्सिज्म की नज़रियाती तश्कील में नज़र आता है। एंगल्स ने इंतहाई आजिज़ी से कभी भी खुद को मार्क्स के सामने इम्तियाजी हैसियत देने की कोशिश नहीं की और ना ही अपने दोस्त और कॉमरेड से बुलंद मुकाम हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया। बहुत से लोग उसे मार्क्स के दोस्त की बजाय माली मददगार या सेक्रेटरी की हैसियत देने की कोशिश करते हैं, जो एक मुजरिमाना गलती है। मार्क्स और एंगल्स के ताल्लुक की बुनियाद उनकी नज़रियाती हम आहंगी थी और इसी बुनियाद पर उनकी दोस्ती तमाम तर मुश्किलात, मसाइल और बाहमी इख्तलाफात के बावजूद पायदार और साबित कदम रही। ऐसी दोस्ती की तारीख से मिसाल मिलना मुश्किल है। इसकी सबसे अहम वजह यह थी कि उनमें किसी किस्म का मफाद पोशीदा नहीं था और ना ही आपस में किसी भी किस्म की बरतरी को साबित करना था। इन्हीं वजूहात की बिना पर मार्क्स तमाम नज़रियाती और सियासी बहसों में एंगल्स की राय को तरजीह देता और कई मकामात पर एंगल्स के दलाइल के तहत उसने अपनी राय में तब्दीली भी की। अगर एंगल्स मार्क्स की किसी राय से इख्तलाफ करता, वह कितना ही मामूली क्यों ना हो, मार्क्स पूरा जोर लगाकर उसे कायल करने की कोशिश करता। आदाद शुमार या हकाइक के हवाले से कोई एतराज़ होता तो मार्क्स तमाम तर हवालों का ढेर लगाकर एंगल्स का एतराज़ दूर करने की कोशिश करता।
उन दोनों की दोस्ती में सबसे ज्यादा तल्खी उस वक्त आई जब एंगल्स की जिंदगी के साथी मैरी का 1863 में इंतकाल हो गया। मार्क्स उस वक्त लंदन में जिलावतनी के दौरान घरेलू परेशानी और माली मुश्किलात में शिद्दत के साथ जकड़ा हुआ था और एंगल्स के साथ उसके सदमे पर खत में मुनासिब ताज़ियत नहीं कर सका, बल्कि उसने एंगल्स को लिखा कि मैं शदीद माली मुश्किलात का शिकार हूं और अगर किराया वक्त पर अदा ना किया गया तो एक दफा फिर सड़क पर आ जाऊंगा, इसलिए पैसों का कुछ इंतजाम किया जाए। मार्क्स की बीवी जेनी भी बच्चों और अपनी बीमारी और माली मुश्किलात में घिरी होने के बायस एंगल्स से इजहार ताज़ियत नहीं कर सकी। एंगल्स को इसका दुख पहुंचा और उसने मार्क्स को चंद दिन बाद अपने खत में इस सदमोहरी पर शदीद गुस्से का इजहार किया, लेकिन साथ ही उसकी माली मामलात को हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। मार्क्स को जब यह खत मिला तो उसने अभी चंद दिन बाद ये जवाब दिया जिसमें सदमोहरी के इल्ज़ाम को तो रद्द किया, लेकिन साथ ही अपने हालात बयान किए और एंगल्स के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश की। इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में कभी कोई तल्खी नहीं आई। उनकी लाजवाल दोस्ती और नज़रियाती हम आहंगी का सबसे बड़ा सबूत और क्या होगा कि उनकी तहरीरों को एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं किया जा सकता और आज भी दोनों की मुकम्मल या मुंतखब तसानीफ मुश्तरका तौर पर शाये की जाती हैं। नाज़रीन, मार्क्स और एंगल्स की मशहूर ज़माना तसनीफ़ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के पस मंज़र का अगर जिक्र करें तो मार्क्स जब पेरिस में मुकीम था तो वहाँ की सियासी सरगर्मियों में भरपूर शिरकत करता रहा और जर्मनी की सियासत में भी ख़त व किताबत के ज़रिए पूरी तरह शामिल रहा था। इसके अलावा जिलावतनी में मुकीम हम ख्याल जर्मनों को भी मुनज़्ज़म करने की कोशिशें कर रहा था। इसके अलावा मुख्तलिफ हम ख्याल रिसालों में अपने मज़ामीन शाये करवाने के अलावा अपना एक अखबार भी शाये करने की तगोदो में लगा रहा, जो मुख्तलिफ माली और इंतज़ामी मुश्किलात के बायस जारी ना हो सका। इसी बायस प्रूशियन रियासत के दबाव के तहत उसे फ्रांस छोड़ना पड़ा और वह ब्रसेल्स में मुकीम हो गया। ब्रसेल्स में भी मार्क्स अपना एक नज़रियाती गिरोह बनाने में कामयाब हो गया। इसके अलावा वो जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया में भी मजदूर तहरीक में मुतारिक अफराद से मुसलसल राब्ते में था और मजदूरों के मसाइल पर पम्फलेट शाये करवा रहा था। इस दौरान लंदन में कम्युनिस्ट लीग के नाम से एक तंजीम की बुनियाद रखी गई, जिसके पहले इजलास में एंगल्स को शिरकत करने का मौका मिला। जनवरी 1847 में इस लीग ने अपना एक नुमाइंदा ब्रसेल्स रवाना किया ताकि मार्क्स और एंगल्स को शमूलियत की दावत दी जा सके। चंद माह बाद मार्क्स और एंगल्स ने इस लीग के इजलास में शिरकत की। ये लीग जमहूरी बुनियादों पर अपने इदारे तश्कील दे चुकी थी, लेकिन उन्होंने मार्क्स और एंगल्स से दरखास्त की कि वो उनके लिए मंशूर लिखें। इसके अलावा मार्क्स ने ब्रसेल्स में लीग को मुनज़्ज़म करने का भी आगाज़ कर दिया। इस दौरान मार्क्स लंदन, ब्रसेल्स और मुख्तलिफ शहरों में मजदूरों के इजलासों से खिताब भी करता रहा, जिसमें प्रोलेतारिया के किरदार, कदर ज़ायद और उजरती गुलामी के निज़ाम पर अपने ख्यालात पेश किए। इन्हीं सरगर्मियों के बायस वो मंशूर की दस्तावेज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सका और इसमें ताख़ीर हुई, लेकिन बिल आखिर फरवरी 1848 में मैनिफेस्टो का मसवदा कम्युनिस्ट लीग के सामने पेश किया गया, जिसे मंजूर कर लिया गया। इस मंशूर को जदीद अहद की सबसे अहम तसानीफ में शुमार किया जाता है, जिसका दुनिया की 20 ज़बानों में तर्जमा हो चुका है। मार्क्स और एंगल्स की ज़िंदगी में ही यह मंशूर एक तारीखी हैसियत हासिल कर गया था और इसके कई एडिशन मुख्तलिफ ज़बानों में शाये हुए थे। आज 170 साल गुजरने के बावजूद इस मंशूर में बयान किए गए नज़रियात तरोताज़ा हैं और सरमायादाराना समाज को समझने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। इस मंशूर में मार्क्स और एंगल्स की तमाम तर नज़रियाती बहसों और शऊरी सफ़र का निचोड़ नज़र आता है। जदलियाती मादियत, तारीखी मादियत और मार्क्सी मईशत की तमाम बुनियादें इस मंशूर में वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती हैं। इसी तरह मेहनतकश तबके की इनकलाबी क़ुव्वत पर गैर मुतज़लज़ल यकीन और सरमायादाराना निज़ाम के खात्मे की आलमगीर जिदोजहद का ऐलान भी वाज़ेह है। उस वक्त मौजूद सोशलिज्म और कम्युनिज्म के मुतालिक ख्याली और गलत नज़रियात पर भी साइंसी तनकीद नज़र आती है, जिसके बाद वो नज़रियात बातदरीज दम तोड़ गए और आज उनका नामो निशान भी कहीं नज़र नहीं आता। इसके अलावा इस मंशूर में मार्क्स और एंगल्स का खूबसूरत अंदाज़ तहरीर, मौजू पर उनकी गिरफ्त और अल्फाज का चुनाव उनकी बसीरत और इल्मी वसअत की गवाही देते हैं। इस मैनिफेस्टो का आगाज़ इन अल्फाज में होता है, यूरोप पर एक भूत मंडला रहा है, कम्युनिज्म का भूत। इस मंशूर की इशाअत को एक माह भी नहीं हुआ था कि फ्रांस में बादशाह तख्ता उलट दिया गया। इसके असरात जर्मनी समेत पूरे यूरोप पर मुरतब हुए और दर हकीकत ये साल पूरे यूरोप में इनकलाबात का साल था। कम्युनिस्ट लीग यूरोप में अभी अपने इब्तदाई मराहिल में थी, इसलिए इन इनकलाबात में फैसला कुन किरदार अदा नहीं कर सकी। लेकिन इसके बावजूद मार्क्स और एंगल्स ने पेरिस में जर्मन मेहनत कशों को मुनज़्ज़म किया और दबाव बढ़ाते हुए सैकड़ों की तादाद में अफराद के साथ जर्मनी वापस पहुंचे। मार्क्स और उसके करीबी दोस्त रिहाइनलैंड के जहां काम करने की निस्बतन आज़ादी थी, वहां पर पहले ही एक अखबार की इशाअत की तैयारी की जा रही थी, जिसे मार्क्स ने हतमी शक्ल दी और जून 1848 में रोजनामा न्यू रिहाइनलैंड न्यूज़ की इशाअत का आगाज़ किया। इस अखबार की बुनियाद कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नज़रियात ही थे, जिन्हें यह मेहनत कशों की वसी तरफ परतों तक पहुंचा रहा था। 18 मार्च को प्रूशियन हुकूमत का तख्ता उल्टा जा चुका था, लेकिन ताकत सरमायादार तबके की झोली में गिरी, जो इनकलाब का गद्दार था। प्रोलेतारिया के इनकलाबी तहर्रुक को सरमायादार तबके ने बादशाहत के साथ मुआहदे के जरिए नाकामी में तब्दील कर दिया।
اپنے اخبار میں مارکس سرمایہ دار طبقے کے اس کردار کی وضاحت کرتے اور ان کی غداری کا تناظر دیتا رہا، لیکن اس کے باوجود اس انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار نہ کیا جا سکا۔ اپنی تقریروں میں بھی مارکس انہی نظریات کی بنیاد پر پروگرام دیتا رہا۔ اس دوران ایک جگہ تقریر سننے والے ایک نوجوان نے بعد ازاں لکھا کہ مارکسی تقریروں نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا، خاص طور پر لفظ سرمایہ دار ادا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک نفرت کا تاثر ابھرتا تھا، اور اس لفظ کی ادائیگی بھی وہ انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کرتا تھا۔ اس دوران مارکس کی تحریریں انقلابی جوش اور ولولے سے بھرپور ہیں اور ریاست کے مظالم کے خلاف محنت کشوں کی جرأت اور دلیری کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں، لیکن اس انقلابی طرز تحریر کے باعث اس اخبار کی مالی معاونت کرنے والے بہت سے افراد کترانا شروع ہو گئے اور کنارہ کشی اختیار کر لی، اور مارکس کو اپنی بچی کھچی آمدن سے اسے سہارا دینا پڑا۔ اس اخبار نے پولینڈ کے قومی سوال پر بھی اہم بحثیں کی اور زار روس کے جبر اور سامراجی جنگ کی بھی شدید مذمت کی۔ اس کے مطابق زار روس یورپ کی سب سے رجحتی طاقت تھی اور اس کو اکھاڑنا انقلابیوں کا اہم ترین فریضہ ہے۔ اس دوران روس سے جلاوطن ہونے والے ایک شخص باکونن نے بھی مارکس سے ملاقات کی۔ یہ شخص بعد ازاں انارکزم کا بانی بنا اور 1864 میں قائم ہونے والی پہلی انٹرنیشنل میں مارکس کے ساتھ اس کے انتہائی سخت نظریاتی اختلافات سامنے آئے۔ اس کے علاوہ اس دوران مارکس کی لا سال سے بھی ملاقات ہوئی، جو 1864 میں لا سال کی موت تک پیچ و خم کھاتی رہی، مگر یہ تعلق برقرار رہا۔ مارکس اور اینگلز کی بھرپور کاوشوں اور انقلابی قوتوں کو منظم کرنے کی بھرپور کوششوں کے باوجود پرولتاریہ کا انقلاب کامیاب نہ ہو سکا اور 27 ستمبر کو مارشل لا کے تحت مارکس کے اخبار کو بند کر دیا گیا اور 1849 میں اسے ایک دفعہ پھر جلاوطنی پر مجبور ہونا پڑا۔ پیرس واپسی پر بھی وہ زیر عتاب آیا، جہاں وہ رد انقلاب حاوی ہو چکا تھا۔ اس وقت اس کی بیوی چوتھے بچے کے ساتھ حاملہ تھی اور مالی حالات بھی انتہائی دیگرگوں تھے، جبکہ وہ واپسی جرمنی یا برسلز نہیں جا سکتے تھے۔ اس صورتحال میں مارکس نے لندن جانے کا فیصلہ کیا۔ اپنی باقی کی زندگی اس نے لندن میں ہی جلاوطنی میں گزاری۔ انقلاب کی شکست کے بعد بہت سے انقلابیوں میں مایوسی پھیلی اور بہت سے دل برداشتہ ہو گئے، جبکہ کچھ ایسے تھے جو غلط طور پر دوبارہ ایک انقلابی ابھار کا تناظر پیش کر رہے تھے۔ ایسے میں مارکس اور اینگلز کے نظریے اور طریقہ کار کی فوقیت نظر آتی ہے۔ جہاں وہ اس انقلاب کے اسباق سے سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، وہاں وہ خیالی طور پر اپنے انقلابی جوش و جذبے کو معروض پر مسلط نہیں کرتے تھے۔ بعد کے کچھ سالوں میں وہ انقلابی قوتوں کو منظم کرنے کی کوششیں کرتے رہے اور ان کی یہ خواہش ضرور موجود تھی کہ کسی طرح انقلابی تحریک پسپائی کی بجائے دوبارہ ایک اٹھان کی جانب بڑھے، لیکن اس خواہش کو زمین پر موجود صورتحال پر مسلط کرتے ہوئے وہ غلط نتائج اخذ نہیں کرتے تھے۔ یہ عرصہ مارکس کے لیے تکلیفوں اور مصائب سے بھرا ہوا تھا۔ کمیونسٹ لیگ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر ختم ہو چکی تھی اور سیاسی سرگرمیاں بھی ماند پڑ گئی تھیں۔ اس کے علاوہ مارکس کی ذاتی زندگی کی مشکلات میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ چوتھے بچے کی پیدائش لندن میں ہوئی تھی، مگر وہ غربت اور بیماری کے باعث زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکا۔ مارکس کو اس کے گھر سے بھی مالک مکان نے نکال دیا تھا۔ اس نے اپنا کرایہ ایجنٹ کو تو دیا تھا، لیکن اس نے مالک مکان کو نہیں پہنچایا تھا، جس کے باعث انہیں یہ اذیت سہنی پڑی۔ اسی دوران اس کی بیوی نے جرمنی میں مارکس کے دوست ویڈمیئر کو خط لکھ کر پیسوں کا انتظام کرنے کا کہا تھا، جس میں گھر کی حالت کا تکلیف نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس دوران مارکس برطانیہ کے مزدور تحریک کی نمائندہ چارٹسٹ تنظیم کے اخبار میں بھی لکھتا رہا اور اپنے اخبار کو دوبارہ شروع کرنے کی بھی کوشش کی۔ اسی کوشش کے لیے اس نے اپنی شاندار سیاسی تحریر لوئی بوناپارٹ کی 18ویں برومیئر بھی لکھی، جس میں فرانس کی اس سیاسی صورتحال کا گہرائی میں تجزیہ کیا۔ اس تحریر کی فصاحت اور بلاغت اور خوبصورت انداز بیاں آج بھی پڑھنے والے کو مسحور کر دیتا ہے۔ سیاسی سرگرمی میں کمی کے باعث لندن میں مارکس نے اپنی توجہ اپنے نظریاتی کام پر مرکوز کر دی اور سیاسی معاشیات پر تنقید کو مکمل کرنے کے لیے سرگرم ہو گیا۔ اس دوران اس نے لندن کی برٹش میوزیم کی لائبریری سے خوب استفادہ کیا، جہاں وہ صبح 9 بجے پہنچ جاتا تھا اور رات 7 بجے واپس آتا تھا۔ اپنے گھر کے اخراجات چلانے کے لیے اسے امریکہ کے اخبار نیو یارک ڈیلی ٹریبیون میں لکھنے کا موقع ملا، جس کی پالیسی نسبتاً ترقی پسند تھی۔ ان مضامین کو لکھنے کا مقصد صرف آمدن کے سلسلے کو قائم رکھنا تھا، لیکن آج یہ مضامین بھی انقلابی کارکنوں کے لیے اہمیت کے حامل ہیں، خاص طور پر 1857 میں ہندوستان کی جنگ آزادی پر لکھے جانے والے مضامین اور ہندوستان میں برطانوی راج کا تجزیہ اور تناظر انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ 1857 کے معاشی بحران کے اثرات مارکس پر بھی پڑے، جب نیو یارک ٹریبیون نے اس کی اجرت نصف کر دی، جس کے بعد مارکس کی مالی مشکلات کئی گنا بڑھ گئی۔ اس دوران 1861 میں امریکہ میں ہونے والی خانہ جنگی نے بھی مارکس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی اور اس نے اس موضوع پر تفصیلی تجزیہ کیا۔ شمالی امریکہ کی قوتوں کی عسکری کمزوریوں اور ابتدائی شکستوں کے باوجود اسے یقین تھا کہ حتمی فتح انہی کی ہی ہوگی، کیونکہ وقت اور تاریخ کا دھارا ان کی حمایت میں تھا۔
पहली इंटरनेशनल के क़याम के बाद उसके मरकजी कौंसिल की जानिब से 1864 में मार्क्स ने इब्राहिम लिंकन को मुबारकबाद का खत भी लिखा। इस दौरान उसने दास कैपिटल पर भी अपना काम जारी रखा। सियासी मुआशात पर तनकीद दर हकीकत मार्क्स की शोर आफाक तसनीफ दास कैपिटल की बुनियाद थी। इस किताब को दास कैपिटल के पहले बाब के तौर पर शामिल किया गया है। इस किताब को मार्क्स ने 1859 में शाये करवाया। इस दौरान मार्क्स अपनी डायरी में नोट्स भी बनाता रहा, जिनको बुनियाद बनाकर उसने दास कैपिटल को लिखा। 800 सफ़ात पर मुश्तमिल ये नोट्स अलग से ग्रैंडरस के नाम से 1939 में पहली दफ़ा शाये हुए। सियासी मुआशात पर तनकीद की इशाअत का वाक़या भी दिलचस्प है, जिसके लिए मार्क्स कई सालों तक इसके मसवदे पर काम करता रहा। इस किताब की इशाअत के लिए एक जर्मन पब्लिशर से मामलात भी तय पा गए, लेकिन जब मार्क्स ने किताब का मसवदा लंदन से जर्मनी भेजना था, उस दिन उसके पास डाक के टिकट के पैसे भी नहीं थे। उसने इंतहाई परेशानी के आलम में एंगल्स को खत लिखा कि पैसों का फौरी तौर पर इंतजाम करे। एंगल्स उस वक्त मैनचेस्टर में मुकीम था और अपने बाप के कारोबार में शामिल होने के बायस उसे पैसों के इंतजाम में मुश्किलात पेश नहीं आती थी। उसने फौरी तौर पर मार्क्स को डाक टिकट के पैसे भिजवाए, जिसके बाद वो मसवदा अपनी मंजिल पर पहुंच सका। मार्क्स को इस तमाम अरसे में बहुत से दुख और तकलीफें उठानी पड़ी। अपने नौमौलूद बच्चे की वफात पर वो इंतहाई गमगीन हो गया। उसने एंगल्स को खत लिखा कि मैंने पढ़ा था कि अजीम लोग दुनिया और इसके मसाइल में इतने महव होते हैं कि उन्हें ज़ाती सदमे और दुख ज़्यादा रंज नहीं पहुंचाते, लेकिन अब मुझे महसूस हुआ है कि मैं बिल्कुल भी एक अजीम शख्स नहीं हूँ। इस बच्चे की वफात ने मुझ समेत पूरे घर में सफ़े मातम बिछा दिए और कुछ भी करने को जी नहीं करता। मार्क्स के बहुत कम खतूत ऐसे हैं जिनमें उसके घर के हालात का अंदाजा हो सके, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत झलक नजर आती है। एक मौका पर वो मुनासिब लिबास और जूते ना होने के बायस घर से बाहर नहीं निकल सका और अंदर ही रहने पर मजबूर था। एक और वक्त में उसके पास कागज और कलम खरीदने के पैसे नहीं थे। इसी तरह दुकानदारों से रोजमर्रा की लड़ाइयां, उधार वापसी के तकाजे जो सूद समेत चुकाने पड़ते थे। इस दौरान जेनी के साथ ताल्लुकात खुशगवार रखना भी मुमकिन नहीं था, लेकिन वो समझता था कि इतने मुश्किल हालात में वो इसके अलावा कर भी क्या सकती है। मार्क्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था और एतवार का दिन उसने बच्चों के लिए मखसूस कर रखा था। बच्चों के साथ उसके ताल्लुकात इंतहाई दोस्ताना थे। वो उन्हें दुनिया भर से बच्चों की कहानियां सुनाता था। मार्क्स की बेटियां उसे मोर कहकर पुकारती थी, जिसकी वजह से उसका निस्बतन स्याह रंग और गहरे काले घने बाल थे। गुर्बत के बायस बच्चियां रिवायती तालीम तो मुनासिब तरीके से हासिल ना कर सकी, लेकिन मार्क्स के ज़ेरे साया परवरिश पाने के बायस उनमें इल्म की वुसअत और इनकलाबी जज्बा मौजूद था। उसकी एक बेटी एलिनोर ने सबसे ज़्यादा उम्र पाई और इनकलाबी तहरीक में सरगर्म हिस्सा भी लिया। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद दास कैपिटल पर मार्क्स पूरी तनदही के साथ काम करता रहा। कोई भी साइंसदान अपने मौजू के हाथों इतना परेशान नहीं हुआ होगा जितना कि मार्क्स सरमाया लिखते वक्त सरमाए के हाथों हुआ। लेकिन इस काम का अवलीन मकसद अपने नजरियात को मेहनत कश तबके तक पहुंचाना था, ताकि वो अपनी जिदोजहद में इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए सरमायादाराना निज़ाम को शिकस्त दे सकें। लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इसमें ताखीर होती रही। 1865 तक मार्क्स पहली जिल्द का मुसव्वदा तैयार कर चुका था, लेकिन इस पर नजरसानी के लिए उसने मजीद मोहलत मांगी, जिसमें फिर से 2 साल लग गए। इस दौरान 1864 में पहली इंटरनेशनल का क़याम अमल में आ चुका था, जिसमें मार्क्स और एंगल्स भरपूर अंदाज में शरीक थे। उसकी तमाम तर सरगर्मी का महवर इस तंजीम की तामीर थी, लेकिन इसके बावजूद एंगल्स मुसलसल इसरार कर रहा था कि मार्क्स जल्द अज जल्द पहली जिल्द को मुकम्मल करे, ताकि इसकी इशाअत के बाद इसे मजदूरों के वसी तरपरतों तक पहुंचाया जा सके। एक खत में एंगल्स ने नाराजगी का इजहार करते हुए मार्क्स से कहा कि वो इस काम पर तवज्जो नहीं दे रहा। जवाब में मार्क्स ने लिखा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुझे टांगों के दरमियान जगह पर शदीद खारिश हो रही है और जिल्द उखड़ने लगी है, इसलिए इस अरसे में मेरी तमाम तर तवज्जो का मरकज़ यही जगह है। बिला आखिर तमाम तर ताखिर के बाद 1867 में दास कैपिटल की पहली जिल्द शाये होकर मंजर आम पर आई, लेकिन इसका कोई खैर मकदम नहीं किया गया, बल्कि बोर्जुआ प्रेस ने खामोशी के जरिए इस अजीम तसनीफ को ज़ाय करने की कोशिश की। एंगल्स ने इसका खुलासा भी लिखा, मुख्तलिफ अखबारात के लिए किताब पर तबसरे भी लिख कर भेजे, ताकि किताब को महकशों की वसी परतों तक फैलाया जा सके, लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी ना मिल सकी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस तारीखी तसनीफ को पजीराई मिलनी शुरू हुई और मुख्तलिफ ज़बानों में इसके तराजिम का आगाज़ हुआ। इन तराजिम में भी मार्क्स ने खसूसी दिलचस्पी ली, ताकि दुनिया भर के मेहनत कशों तक इस नज़रिए को फैलाया जा सके। फ्रांसीसी तर्जमे से वो मुतमईन नहीं था, इसलिए इसका बड़ा हिस्सा उसने खुद दोबारा तर्जमा किया। रूसी ज़बान में भी इसका तर्जमा किया गया और इस तरह यह नज़रिया प्लेखानोफ और दीगर रूसी नौजवानों तक पहुँचना शुरू हुआ। दास कैपिटल में मार्क्स की जहानत और मौजू पर गिरफ्त अपने उरूज पर नजर आती है। फ़लसफ़े, तारीख और माशियात जैसे अहम मज़ामीन की तमाम तर तारीख और उनमें होने वाली तमाम तर अहम पेशरफ्त मार्क्स की मुट्ठी में थी, और मार्क्स ने जदलियाती मादियत के तरीक़ेकार के तहत इनका तज्ज़िया करते हुए इन्हें एक नए नज़रिए की शक्ल दी, जिसे आज मार्क्सिज्म कहा जा सकता है। यह नज़रिया इंसानी शऊर और तहजीब की महराज है और
आज तक का सबसे जदीद साइंसी नजरिया। बहुत से लोग दास कैपिटल को अदब का शाहकार भी कहते हैं। इसमें जिस तरह शेक्सपियर से लेकर दांते और गोएटे से लेकर एस्केलिस तक के अदबी फन पारों को इस्तेमाल किया गया और तहरीर में जो चाशनी और इनकलाबी वलवला नजर आता है वो तारीख में खुद अपनी मिसाल है। मार्क्स अदब का वसी मुतालिया रखता था और बहुत सी यूरोपीय जबानों पर उसे अबूर हासिल था। कदीम यूनान के अदीब एस्केलिस से वो बहुत ज्यादा मुतासिर था और साल में एक दफा उसकी कहानियों का मुतालिया जरूर करता था। बहुत से अदबी फन पारे उसे जबानी याद थे, वो उन पर लंबी बहसें किया करता था। हस्पानवी अदीब सर्वांटेस के नॉवल डॉन quijote को वो अपने बच्चों को पढ़कर सुनाया करता था। फ्रांसीसी अदीब बाल्जाक के मुतालिक वो कहता था कि मैंने इनकलाब फ्रांस के बाद के समाज के मुतालिक इन नावलों से वो कुछ सीखा है जो मैं इमरानियात, मुआशियात, तारीख और सियासत की किताबों से कभी नहीं जान सकता था। अरबी अदब में वो अल्फ लैला से मुतासिर था और इसे असल में पढ़ने और लुत्फ हासिल करने के लिए अरबी सीखने की कोशिशें करता रहा। दास कैपिटल में मार्क्स ने फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के हालात जिंदगी की भी मिसालें दी ताकि सरमायादाराना इस्तेसाल को वाज़ेह किया जा सके। ये वाक़यात और आदाद शुमार ज़्यादातर बरतानिया के फैक्ट्री इंस्पेक्टरों की मुरतब की गई ब्लू बुक्स में से लिए गए जो लाइब्रेरी में धूल और मिट्टी की नज़र हो जाती थी, लेकिन मार्क्स ने इन्हें अहम मकसद के लिए इस्तेमाल किया। मार्क्स के घर में भी किताबों का ढेर होता था और किसी को भी उसे हाथ लगाने की इजाज़त नहीं होती थी और ना ही उनकी तरतीब बदलने की। मार्क्स कहता था कि ये किताबें मेरे गुलाम हैं, मैं इनसे अपनी मर्जी के मुताबिक काम लेता होता हूँ। 1864 में पहली इंटरनेशनल का क़याम आलमी मजदूर तहरीक के हवाले से एक तारीखी कदम और मैनिफेस्टो के नारे दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ का अमली इजहार था। लेकिन बाद में बनने वाली दूसरी, तीसरी और चौथी इंटरनेशनल की तरह ये कोई मार्क्सी तंजीम नहीं थी, बल्कि उसमें उस वक्त के मुख्तलिफ रुझानात शामिल थे, जिसमें एक बाकुनिन का अनार्किज्म का इंतहाई गलत रुझान भी था। मार्क्स और एंगल्स को जब ऐसी तंजीम के क़याम की तैयारियों का इल्म हुआ तो उन्होंने पूरी गर्मजोशी से इसका इस्तकबाल किया। वो जानते थे कि इसमें उनके नज़रियात से हटकर मुख्तलिफ रुझानात शामिल हैं, लेकिन वो इस प्लेटफॉर्म से अपने नज़रियात दुनिया भर में फैला सकते थे। इस इंटरनेशनल का मरकज़ लंदन में था, लेकिन इसकी शाखें दीगर यूरोपीय ममालिक के अलावा अमरीका में भी मौजूद थीं। माजी की तरह जब मार्क्स और एंगल्स ने इसमें हिस्सा लेना शुरू किया तो अपनी सियासी और नजरियाती फोकियत के बायस तेजी से इसकी क़यादत का हिस्सा बन गए और अपने शब रोज़ इस तंजीम की तामीर में और इसमें होने वाली बहसों के लिए वक्त कर दिए। इस तंजीम का तासीसी इजलास सेंट मार्टिन हॉल लंदन में मुनक्किद हुआ। इसमें इंग्लैंड से ख्याली सोशलिस्ट ओविन के पैरोकार, फ्रांस से प्रोधोन और ब्लांकी के पैरोकार, आयरिश और पोलिश कॉम्प्रेस, अतालवी रिपब्लिकन्स और जर्मन सोशलिस्ट शामिल थे। इसके अलावा मुख्तलिफ ट्रेड यूनियनों और मजदूर तंजीमों के नुमाइंदे भी शरीक थे। इस इजलास में 21 रुकनी एग्जेक्टिव कमेटी को मुंतखब किया गया, जिसके मेंबरान मुख्तलिफ तंजीमों की नुमाइंदगी कर रहे थे। मार्क्स को इनफरादी हैसियत में शामिल किया गया। मार्क्स ने ही इस तंजीम की तमाम बुनियादी दस्तावेजात का ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे बहस के बाद मंजूर किया गया। इस इंटरनेशनल के मुख्तलिफ इजलासों में होने वाली बहसें और मार्क्स और एंगल्स का नुक्ता नज़र आलमी मजदूर तहरीक का एक कीमती असासा है। इस इंटरनेशनल में मौजूद तमाम रुझानात पर मार्क्स ने अपने साइंसी नुक्ता नज़र से तनकीद की और उन्हें साइंसी सोशलिज्म के नजरियात पर कायल करने की कोशिश की। मार्क्स की सबसे ज़्यादा गर्मा गर्म बहसें बाकुनिन से हुई, जिसे अनार्किज्म का बानी कहा जाता है। इस इंटरनेशनल का नुक्ता उरूज 1871 में पेरिस कम्यून के इनकलाबी वाक़यात थे, जिसमें उस इंटरनेशनल का एक अहम किरदार था। पेरिस कम्यून का वाक़या इंसानी तारीख का पहला वाक़या है जब मेहनतकश तबके ने इक़्तिदार पर कब्जा किया और समाज को सरमायादार तबके की हुक्मरानी से छुटकारा दिलाया। इंसानी तारीख में पहली दफ़ा अक्सरियत की हुक्मरानी कायम हुई, जबकि इससे कबल के इनकलाबात में एक अक़लियत की जगह दूसरी अक़लियत की हुक्मरानी ही कायम हुई थी। ये कम्यून सिर्फ 2 माह ही कायम रह सकी और इसे खून में डबो दिया गया, लेकिन इन 2 माह में पेरिस के मेहनतकशों ने साबित कर दिया कि समाज को जुल्म, इस्तेसाल और निजी मलकियत के बगैर भी चलाया जा सकता है। इंटरनेशनल के फ्रांसीसी सेक्शन के मेंबरान कम्यून में अक़लियत में होने के बावजूद इसकी तमाम कार्रवाइयों में भरपूर अंदाज में शरीक रहे और जुर्रत और दिलेरी से हालात का मुकाबला किया। कम्यून की कौंसिल में ब्लांकी के हामियों की अक्सरियत थी, जबकि प्रोधोन के पैरोकार अक़लियत में थे। मार्क्स का कोई भी नजरियाती साथी पेरिस कम्यून की कौंसिल में मौजूद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मार्क्स मजदूरों के इस अजीम इनकलाब का हर मुमकिन दिफा करता रहा और इसको आगे बढ़ने और इक़्तिदार को मुस्तहकम करने के लिए अहम तजावीज़ भेजता रहा और कम्यून के अहम फ्राइज के जिम्मेदारान के साथ राब्ते में रहा। अगर मार्क्स की तजावीज़ पर अमल किया जाता तो कम्यून को कामयाबी से मजीद आगे बढ़ाया जा सकता था। कम्यून के खूनरेज अंजाम के फौरी बाद मार्क्स ने इंटरनेशनल की जनरल कौंसिल से खिताब किया, जो
فرانس میں خانہ جنگی کے نام سے شائع ہوا۔ اس خطاب میں کمیون کے تمام دشمنوں کے خلاف اس کا دفاع کیا گیا۔ اس عظیم واقعے سے محنت کشوں کے لیے ضروری اسباق اخذ کیے گئے۔ باکونے نے اس موقع پر بھی مارکس پر انارکسٹ نقطہ نظر سے شدید تنقید کی۔ کمیون کی ناکامی کے بعد انٹرنیشنل عملی طور پر ختم ہو گئی تھی، لیکن اس کا اظہار 1872 میں ہونے والی ہیگ کانفرنس میں ہوا۔ اس میں انٹرنیشنل کا مرکز لندن سے تبدیل کر کے نیو یارک منتقل کرنے کی تجویز دی گئی، لیکن اس پر عملی جامہ پہنائے جانے سے پہلے ہی انٹرنیشنل تحلیل ہو چکی تھی۔ انٹرنیشنل کی اس انجام سے مارکس اور اینگلز بالکل بھی مایوس نہیں ہوئے تھے اور ان تجربات کو وہ عالمی مزدور تحریک کا ایک قیمتی اثاثہ قرار دیتے تھے۔ مارکس کی وفات کے بعد جب دوسری انٹرنیشنل کا قیام 1889 میں عمل میں آیا تو اینگلز نے اس کی بھرپور حمایت کی اور اس کے اجلاس میں شرکت بھی کی تھی۔ مارکس کی زندگی کی آخری دہائی بھی شدید مالی مشکلات، بیماری اور نظریاتی جدوجہد میں گزری۔ مختلف وجوہات کی بنا پر وہ داس کیپٹل کی دوسری اور تیسری جلد مکمل نہیں کر سکا اور یہ فریضہ بعد میں اینگلز نے سر انجام دیا۔ اس دوران وہ جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کی سیاسی سرگرمیوں میں بھی بھرپور مداخلت کرتا رہا۔ جرمنی کی سیاست میں جاری بحثوں پر اس نے گوتھا پروگرام پر تنقید کے عنوان سے ایک کتاب لکھی، جس میں مستقبل کے سوشلسٹ سماج کے حوالے سے اہم بحثیں موجود ہیں۔ پیرس کمیون کے بعد مارکس اور اینگلز اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ بورژوا ریاستی ڈھانچے کو پرولتاریہ اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو اکھاڑ کر اس کی جگہ مزدور ریاست ہی تعمیر کرنی پڑتی ہے۔ لینن نے اسی تجزیے کو بنیاد بنا کر ریاست اور انقلاب میں اسی نقطے پر تفصیلی بحث کی تھی۔ انہی اہم نتائج اور اسباق پر روس کے 1917 کے اکتوبر انقلاب کی بنیاد رکھی گئی، جو پیرس کمیون کے بعد انسانی تاریخ کا دوسرا واقعہ ہے جب محنت کش طبقے نے اقتدار پر قبضہ کیا۔ مارکس کے آخری چند سال بیماریوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گزرے۔ صحت بخش فضا کے لیے اس نے الجزائر کا بھی سفر کیا اور اپنی بیٹیوں کے پاس بھی کچھ عرصے کے لیے مقیم رہا، لیکن صحت بہتر ہونے کی بجائے خراب ہوتی چلے گی۔ 2 دسمبر 1881 کو اس کی بیوی اور زندگی بھر کی محبت جینی کا طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ اینگلز نے اس دن کہا تھا کہ آج مور بھی مر گیا۔ اس کے بعد مارکس کے لیے زندگی بے کشش ہو کر رہ گئی تھی اور 14 مارچ 1883 کو وہ کتابوں کے کمرے میں کرسی پر بیٹھے ہوئے انتقال کر دیا۔ اپنی آخری سانس تک مارکس محنت کش طبقے کے لیے لڑتا رہا اور ایک لمحے کے لیے بھی انسانیت کے سوشلسٹ مستقبل پر اس کا یقین متزلزل نہیں ہوا۔ دنیا کی تمام طرح آسائشوں کو ٹھکرا کر عالمی مزدور تحریک کو فیصلہ کن کامیابی کے لیے جدوجہد کرنے والے کارل مارکس کو 17 مارچ کو لندن کے ہائی گیٹ قبرستان میں اس کے بیوی کے پہلو میں دفنایا گیا۔